हेलो एवरीवन। CSIR नेट दिसंबर 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे CSIR नेट एग्ज़ाम का, राइट। तो दिसंबर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था द मोस्ट इफ़ेक्टिव फार्माकोर दैट कन्फर्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी टू द पेनिसिलिन जी इज़। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। पेनिसिलिन जी आपको पता है कि जो पेनिसिलिन होती है उसके एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन जी इसमें आते हैं, राइट। तो पेनिसिलिन जी की यहाँ पर बात की गई है और पेनिसिलिन जी का यहाँ पर डायग्राम शोन है फिगर में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने एक ऐसा मोस्ट इफेक्टिव फार्माकोर बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है पेनिसिलिन जी की एंटीबायोटिक एक्टिविटी को शो करने के लिए। क्वेश्चन ये था, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई है एज वी नो। फर्स्ट वन है फिनाइल एसिटामाइड, सेकंड है थाइजोल्डाइन रिंग, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ है बीटा लैक्टम। तो आप सभी को पता है कि जो बीटा लैक्टम होता है, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग जो आपके पास प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो बीटा लैक्टम ही होगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि आपने बताना है कि मोस्ट इफेक्टिव फार्माकोर कौन सा है जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी को कन्फर्म कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बीटा लैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल MX5। तो यहाँ पर MX5 की बात की गई है, एक मॉलिक्यूल है MX5। तो हम ले सकते हैं PCl5 भी, ठीक है। PCl5 के थ्रू हम इसको समझते हैं। बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप D3H। तो PCl5 का पॉइंट ग्रुप कितना यहाँ पर मेंशन किया गया है, D3H पॉइंट ग्रुप मेंशन किया गया है, ठीक है। तो D3H का ही एग्जाम्पल PCl5 होता है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। और साथ में आपके पास BF3 भी हो सकता था, बट यहाँ पर आपके पास X की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है, इसलिए हम PCl5 यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इलोंगेशन ऑफ बोथ दी एक्सियल MX bonds yield A and the elongation of one of the MX equatorial bond yield B। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये MX5 है, मीन्स ये PCl5 यहाँ पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर इलोंगेशन हो रही है बोथ दी एक्सियल बॉन्ड की। फर्स्टली हमारे पास ये कहा गया है और हमारे पास प्रोडक्ट बना ए, और सेकेंडली हमारे पास इलोंगेशन हो रही है वन ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड की, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, एरो के ऊपर लिखा है, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास बी। तो हमने बताना है कि ए एंड बी का क्या पॉइंट ग्रुप रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है, जैसे हमने बात की कि हमने पॉइंट ग्रुप बताने हैं ए एंड बी के। तो ऑप्शन देखिए C3V D3H है, ठीक है। D3H C3V एंड C2V एंड D3H एंड C2V। तो जैसे कि हमने इन ऑप्शंस को देखा तो हमें समझ में आया कि D3H तो होगा इसमें एक ए, ठीक है। या तो वो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट ग्रुप तो ये होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी मेंशन था कि जो PCl5 है उसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D3H है, ठीक है। तो ए या बी में से किसी एक का पॉइंट ग्रुप आपके पास D3H रहेगा और एक का रहेगा आपके पास C3V या फिर C2V एज वी सी इन दी ऑप्शंस। अब अगर आप देखिए यहाँ पर बात की गई है इलोंगेशन बोथ दी एक्सियल बॉन्ड। इलोंगेशन हो रही है दोनों के दोनों एक्सियल बॉन्ड्स की, ठीक है। दोनों बॉन्ड की जब हमने इलोंगेशन की तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन लगता है D3H का, मीन्स जो हमारे पास ए है उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया D3H। और अगर आप सेकंड देखिए बी प्रोडक्ट हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है, इसमें बात की गई है कि यहाँ पर इलोंगेशन होगी वन ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक इक्वेटोरियल बॉन्ड की इलोंगेशन हमने करनी है, ठीक है। अगर हम इसमें C2V पॉइंट ग्रुप या C2V ऑपरेशन लगाए, जैसे हम वाटर के केस में भी देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री का रोटेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने C2V लिया
C2V हम अगर इसमें ऑपरेशन लगाते हैं बी वाले प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जैसे हम केस देखते हैं वाटर का, वाटर में हमने C2V का ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास होती है C2V में 180 डिग्री की रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर HB है, रोटेशन होगी तो ये जो HB है ये इधर साइड आ जाएगा और HA इस साइड चला जाएगा। और अगर हम इसमें आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास सिमिलरली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस वे में बन जाएगा, ठीक है। मीन्स जैसा आपके पास प्रोडक्ट एक्चुअल में था वैसा ही आपके पास बाद में भी ऑब्टेन होता है इन केस ऑफ C2V। तो अगर हम यहाँ पर बी प्रोडक्ट को भी देखें तो अगर हम इसमें C2V ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है। मीन्स बी आपके पास C2V पॉइंट ग्रुप को फॉलो करेगा और ए आपके पास D3H पॉइंट ग्रुप को फॉलो करेगा। तो हमने अब ऑप्शंस में देखना है कि क्या इस टाइप का कोई ऑप्शंस आपके पास है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखें D3H एंड C2V तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट ग्रुप फॉलो करेगा, D3H एंड बी करेगा फॉलो C2V, जो कि हमने अभी करके देखा, ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल्स आर, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, राइट। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स का डायग्राम है टोटल, ओके। तो इन मॉलिक्यूल्स में हमने बताना है कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स है, क्या ये एनेंशियोमर्स है या फिर डायस्टेरियोमर्स है या फिर होमो है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो इसकी राइट ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि ये आइसोमर का टाइप है, ठीक है। आइसोमर का टाइप है तो ये हमारे पास, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे कि हमारा जो राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं रहेंगे, ठीक है। एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, इसमें क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कंपाउंड का बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्डिंग पैटर्न इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एनेंशियोमर्स की तो ये आपके पास एनेंशियोमर्स है। एनेंशियोमर्स में मिरर इमेजेस इसमें बनती है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं COOH, CH3OH एंड H। तो मिरर इमेजेस में क्या होता है, सिमिलरली आपके पास इसी टाइप की इमेज बन के ऑब्टेन हो जाएगी और वो किसका एग्जांपल होता है, एनेंशियोमर्स का। यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास HO एंड यहाँ पर आपके पास CH3। तो ये क्या बन गई, इसकी मिरर इमेज, ठीक है। जैसी इमेज यहाँ पर थी वैसी ही इमेज यहाँ पर इसकी मिरर में दिखाई देगी, वो क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखें तो ये एनेंशियोमर्स तो नहीं है, डायस्टेरियोमर्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टाइप के आपको सेम इमेज देखने को मिलती है। यहाँ पर C2H5 आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन। मीन्स ये मिरर इमेजेस नहीं बना रहे हैं, मीन्स ये डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है। होमोमर्स के मतलब क्या होता है, होमोमर्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है कि ये आइडेंटिकल होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो ये भी आइडेंटिकल है इन नेचर। होमोमर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स दैट आर आइडेंटिकल। अगर हम इसकी डेप्थ में जाए तो होमोमर्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, एट ऑल देयर स्टीरियो सेंटर्स, राइट। मीन्स वहाँ पर उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एंड एटम कनेक्टिविटी भी सेम होगी, बट जो आपके पास स्पेटियल अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफ़र कर जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए तो इसकी जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो डिफ़र हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ इस पोजीशन में था, फिर यहाँ को आगे इसकी मतलब स्पेटियल जो अरेंजमेंट है वो डिफ़र हो रही है। वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन था वो इधर को शिफ्ट हो गया, मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, स्पेटियल अरेंजमेंट डिफ़र हो रही है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो सकता है ये एनेंशियोमर्स हो, बट नहीं, क्यों। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H इस साइड को है, यहाँ पर H इस साइड को है। अगर आपका ये एनेंशियोमर्स होता तो H के साथ इस टाइप की लाइन्स आती और Me के साथ इस टाइप की लाइन आती, जैसे कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स ये एनेंशियोमर्स तो नहीं है। एनेंशियोमर्स नहीं है मीन्स ये क्या हो सकते हैं, ये आपके पास हो सकते हैं होमोमर्स,
ठीक है, होमोमर्स में आइडेंटिकल ये रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होमोमर्स मीन्स ये आइडेंटिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया, विस्पर थ्योरी से पूछा गया है कि विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग FClO, तो FClO की बात की गई तो हम इसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये इस तरह का डायग्राम बनाएगा FClO, एंड सेकंड है F5OIO। ठीक है, मीन्स 5 आपके इसमें फ्लोरीन है, आयोडीन है ऑक्सीजन के साथ। तो विस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है, विस्पर थ्योरी हमें बताती है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स पेयर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस ज्योमेट्री को देखें तो ज्योमेट्री से हमें पता चलता है कि टेट्राहेड्रल है जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। राइट, मीन्स आपका जो आंसर है वो इन दोनों ऑप्शन के बीच में रहेगा। ठीक है, हमने इसका डायग्राम देखा। अब हम बात करते हैं सेकेंड की F5IO। तो इसकी जो हम ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी आपके पास 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम F लगा देंगे। ठीक है, F कितने थे हमारे पास 5 थे, तो हमने इसका डायग्राम बना दिया। तो अगर आप डायग्राम देखें तो इनके बीच एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। और 90 डिग्री के एंगल आपके पास कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखने को मिलते हैं। और शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी इसी प्रकार की होती है। मीन्स आपका जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो हो सकता है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाए, तो आपने विस्पर थ्योरी पर ध्यान देना है और उसकी ज्योमेट्रीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डाइन्स विथ मैलिक एनहाइड्राइड्स। तो रिएक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए डाइन्स की बात की गई तो डाइन्स की जो रिएक्टिविटी होती है, मीन्स जो डाइन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये अपने साथ रखते हैं। ठीक है, एंड मोर रिएक्टिव होते हैं, मीन्स ज़्यादा ये रिएक्टिव होंगे because they have more energy and can attack the डायनोफाइल more quickly। इनके पास क्या है, अपनी खुद की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है जिसके कारण ये डायनोफाइल यहाँ पर क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड है। डायनोफाइल पर इजीली अटैक कर पाएंगे, क्विकली अटैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायनोफाइल है। ठीक है, तो डायनोफाइल है मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव। मैलिक एनहाइड्राइड आपके पास हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डाइन्स विद मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर गिवन आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए मेंशन किया गया है कि पहले M आएगा, N आएगा या O आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर MNO का हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। तो अगर हम बात करें डाइन की, हम लेते हैं सबसे पहले N। ठीक है, N के बाद हम लेंगे M, M के बाद आपके पास आ जाएगा O। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्यों, क्योंकि जो N है इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है M के कंपैरिजन में और M की ज़्यादा रिएक्टिविटी है O के कंपैरिजन में। तो इसका जो राइट ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अंडरगोज फेशियल मोनो डिकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लॉस्ट इज एट। तो क्वेश्चन में क्या बात की गई है, क्वेश्चन में बात की गई एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है वो अपनी फेशियल मोनो डिकार्बोक्सिलेशन में जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो मोनो का क्या मतलब है, 1, एंड डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होना। ठीक है, तो हमने बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो किस पोजीशन में लॉस्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखें तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, पोजीशन कौन कौन सी आपके पास 13, 15, 2 एंड 5 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास प्रेजेंट है।
और हमने बताना है कि इनमें से कौन सी एक पोजीशन है जहाँ पर आपके पास ये डिकार्बोक्सिलेशन होगी, मीन्स COOH का रिमूवल होगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चंस देखें तो ये भी यही है, C15, 13, C5 एंड C2। तो हमने बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम सेकंड पोजीशन को यहाँ पर देखें, C2 को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बनता है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये आप देखिए सेकंड पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या हुआ, द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट C2 इज अ बीटा कीटो एसिड, मीनिंग इट अटैच टू अ कार्बन दैट्स आल्सो बॉन्डेड टू दी अ कीटोन ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जहाँ पर कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसे हम बीटा कीटो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो जो अदर आपके पास COOH यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे C5 में हो गया, C13, 15 में, यहाँ पर आप देखिए कोई भी बीटा कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एंड ये जो स्टेरिकली है हिंड्रेंट भी नहीं है, मीन्स आपके पास जैसे C2 यहाँ पर आप देखिए C2 पोजीशन ही है, स्टेरिकली हिंड्रेंट ग्रुप यहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, विच मेक्स द लेस लाइकली टू अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड किसी पोजीशन में प्रेजेंट है तो वो इजीली क्या कर पाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर पाते हैं। मीन्स यहाँ पर आपके पास जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ से इस COOH ग्रुप को इजीली रिलीज किया जा सकता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास था कि कौन सा ग्रुप हमारे पास लॉस्ट होगा कौन सी पोजीशन पे, तो वो पोजीशन होगी C2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीटा कीटो एसिड प्रेजेंट है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इजीली आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन कर पाए। ठीक है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का C2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। द करेक्ट एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज, तो हमने इसमें एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बतानी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है कायरल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लेवल हमारे पास R एंड S लेवल यूज़ किए गए हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखें S एंड R लेवल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो R एंड S लेवल है ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपके पास क्या एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होगी कायरल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं CIP रूल। राइट, CIP रूल क्या है आपके पास, CIP का मतलब क्या हुआ, CIP ये 3 साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, जॉन इनगोल्ड प्रेलॉग। ठीक है, ये आपके पास 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रूल ऑब्टेन किया था कि आपके पास R एंड S की क्या पोजीशन होगी कायरल मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो उसकी बेस्ड ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जो आप यहाँ पर गिवन स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।